नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद श्री क्लासेस में। जहां आज का हमारा विषय होना है भारतीय राज व्यवस्था या इंडियन पॉलिटी, इंडियन गवर्नेंस, जिसको आप पढ़ रहे हैं मेरे साथ पिछले क्लासों से। तो हम बात कर रहे थे पहले, इससे पहले हमने संवैधानिक विकास की गति को हमने पकड़ा था कि किस तरीके से भारतीय संविधान सीखता है कि हमने कहाँ से क्या चीजें ली। ठीक है, आगे जब हम बात करते हैं तो उसने चुनाव निर्धारित किए, किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। जब कैबिनेट मिशन 1946 में भारत में आता है तो उसने क्या किया, जुलाई 1946 में चुनाव निर्धारित किए। तो उस गति को हमने देखना है कि भारत में अब भारत जो संघ है उसकी स्थापना कैसे हुई। ठीक है, तो उसके लिए हम सर्वप्रथम देखते हैं, मैंने अभी आपसे कहा कि भारत में सबसे पहले आ तो गया था कौन? कैबिनेट मिशन आया कब? मार्च 1946 में। और उसने क्या किया, जुलाई 1946 में चुनाव करवा दी, जिसमें हमारे 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ और 93 सदस्य क्या हो गए? मनोनीत हो गए। अब फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी संविधान सभा की हम बात करते हैं, कैबिनेट असेंबली, इसको क्या बोला जाता है? कैबिनेट असेंबली। ठीक है, उसकी बात करते हैं तो उसमें शामिल होने वाली हमारी कितनी महिलाएं थी? 15 महिलाएं थी। अब कैबिनेट मिशन का मेन उद्देश्य क्या था? भारत में संविधान निर्माण की प्रक्रिया को प्रदान करना। ठीक है, अब उसके लिए भारतीय चुनाव निर्धारित किए गए। जब चुनाव निर्धारित किए गए, व्यक्ति हमारे सांसद के रूप में चयन होता है तो वो संसद में जाएंगे और भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। ठीक है, तो उसको देखते हुए हमने देखा कि भारत में 15 महिलाएं ऐसी थी, बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारा, कि 15 महिलाएं ऐसी थी जिन्हें संविधान सभा में जाने का मौका मिला। जिनमें हमारी कुछ महिलाओं के, मैंने जो 15 महिलाएं थी उन सभी का मैंने नाम लिख लिया है। तो सबसे पहली कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, जो कि कहां से आती है? बिहार प्रांत। ठीक है, बिहार प्रोविंसेस से आती है सरोजिनी नायडू। ठीक है, कांग्रेस की जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसकी पहली महिला जो अध्यक्ष बनी थी, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष। ठीक है, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, भारत की पहली जो राज्यपाल बनी, महिला राज्यपाल, वो कौन थी? सरोजिनी नायडू। ठीक है, कहाँ की बनी? उत्तर प्रदेश की बनती है। तो इनके बारे में कुछ कहा है। और 13 फरवरी को इन्हीं के जन्म दिवस पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो कुछ ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं इनके बारे में। अगला विजय लक्ष्मी पंडित है, जो कहां से चुनी गई थी? हमारे यूपी से। इसको बोला जाता था उस समय संयुक्त प्रांत, यूनाइटेड प्रोविंसेस, तो उसी को मैंने यूपी लिखा है। ठीक है, तो वहां से ये चुनी जाती है। जितने भी बच्चों आपको यूपी दिखेंगे वो सारे के सारे कहां से चुने गए हैं? यूपी से चुने गए। अगले हमारी कौन है? एनी मस्करीनी। तीसरी है हमारी राजकुमारी अमृता कौर। अब राजकुमारी अमृता कौर कौन है? भारतीय कैबिनेट में पहली महिला। ठीक है, कैबिनेट में पहली महिला हमारी कौन है? राजकुमारी अमृता कौर। और इनको भारत का जो हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय है वो दिया गया था। अगला हम बात करते हैं रेणुका रे, जो कि हमारे बंगाल से चयनित हुई हैं। पूर्णिमा बनर्जी, वो भी हमारी संयुक्त प्रांत से चुनी गई थी। लीला रे, ये हमारी बंगाल प्रांत से चुनी गई थी। ठीक है, और अगला हमारा आता है अम्मू स्वामीनाथन, जो कि हमारी कहां से आती है? मद्रास प्रांत से आती है। मद्रास जो कि वर्तमान में अभी क्या हो चुका है? चेन्नई, तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो वहां से आने वाली कौन है? अम्मू स्वामीनाथन है। अगला हम देखते हैं, इसके बाद दुर्गाबाई, जो कि हमारी मद्रास से आई। अगला हमारा मालती चौधरी, ओडिशा से आती हैं। हंसा मेहता बंबई प्रांत से आती हैं। बंबई प्रांत जो अभी वर्तमान में क्या कहलाता है? मुंबई। अभी वर्तमान में क्या हो चुका है? मुंबई हो चुका है। बेगम अजाज रसूल, जो कि क्या है? सब कैबिनेट में शामिल होने वाली पहली मुस्लिम महिला है भाई, ये याद रखिएगा, पहली मुस्लिम महिला, एकमात्र मुस्लिम महिला। ठीक है, और उसके बाद हम किसको देखते हैं? कमला चौधरी को देखते हैं, जो भी हमारे संयुक्त प्रांत से आती हैं। और हमारा अगला कौन है? सुचिता कृपलानी, वो भी हमारे उत्तर प्रदेश से आती हैं। अगला दाक्षायणी वेलामुदुन, ये हमारे कहां से आती है? मद्रास, वर्तमान के चेन्नई प्रांत से आती हैं। ठीक है, और सुचिता कृपलानी के बारे में यदि मैं कहूं तो ये भारत, स्वतंत्र भारत के पश्चात भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनती है? सुचिता कृपलानी बनती है। आगे मैं बात करूं तो क्या होता है कि भारत में संविधान सभा की बैठकें आयोजित की जाती हैं। जब संविधान निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू करनी है तो उसकी बैठकें शुरू होंगी। ठीक है, सिटिंग्स शुरू होंगी। तो सिटिंग्स जो हमारी कैबिनेट असेंबली की है, अब उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो पहली बैठक होती है बच्चों दिसंबर 1946 में। जुलाई में तो हमारे चुनाव बन चुके हैं, कैबिनेट बन चुकी है। अब संविधान निर्माण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जो सभा का गठन किया गया था उसे हमने संविधान सभा कहा। और वही संविधान सभा की जो पहली बैठक आती है, हमारी फर्स्ट सिटिंग होती है, वो हमारी कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को। बहुत महत्वपूर्ण दिनांक है। अगला हमारे जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हैं,
ठीक है, तो उन्हें क्या किया गया था, अध्यक्ष घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और ये अस्थायी अध्यक्ष थे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, अस्थायी अध्यक्ष थे। ठीक है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टेम्परेरी। फिर परमानेंट बनाया जाएगा, अब क्योंकि ये वरिष्ठतम थे, वरिष्ठ मतलब सीनियर मोस्ट, वरिष्ठतम थे, तो इनको कहा गया कि चलिए इनको हम अभी क्या करते हैं, कुछ समय के लिए अध्यक्ष घोषित कर देते हैं। और उपसभापति के रूप में फ्रैंक एंथनी नामक व्यक्ति को क्या कर दिया गया, हमारे उपसभापति बनाया गया। और इस सभा में सम्मिलित होने वाले जो सदस्य थे वो कौन थे, हमारे 207 सदस्य थे। ठीक है, और दिल्ली के ये लाइब्रेरी हॉल में क्या होता है, यहाँ पर इनकी सिटिंग होती है पहले, उसी के बाद निर्धारण किया जाता है कि किस तरीके से संविधान बनेगा। अगला हम बात करते हैं, इस संविधान जो हमारी बैठक है, इसमें मुस्लिम लीग ने भी प्रतिभाग नहीं किया, और भारत की जो हैदराबाद प्रांत रहा करता था उसने भी इसमें प्रतिभाग नहीं किया, क्योंकि ये चाहते थे कि मुसलमान जो सदस्य है, कम्युनिटी है, वो पाकिस्तान की मांग करिए तो हम भी उसी ओर बढ़े। ठीक है, तो दूसरी बैठक होती है, और दूसरी बैठक में क्या होता है, 11 तारीख को ये बैठक आयोजित की जाती है, और इसमें जो स्थायी अध्यक्ष हैं, स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, जो कि स्वतंत्र भारत के पश्चात जब हमारा संविधान लागू होता है तो भारत के पहले राष्ट्रपति बने जाते हैं। ठीक है ना। अगला क्या है, उपाध्यक्ष के रूप में हमारे एच.सी. मुखर्जी को बनाया गया, और संविधान सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किसे बनाया गया, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव। आज के लिए पूछे, ये प्रश्न पूछे जा रहे हैं बच्चे, बी.एन. राव याद कर रहे हैं, वो नाम पूरा पूछ ले रहे हैं। ठीक है, तो इनका नाम क्या है, बेनेगल नरसिंह राव। इन्होंने क्या किया था, संविधान में सलाह दी थी कि किस तरीके से संसदीय व्यवस्था को स्थापित किया जाएगा। ठीक है ना, उस टाइम पे के ये जो उनका प्रशासनिक जो अधिकारी के तौर पर रहा करते थे अंग्रेजों के काल में, तो वो थे ये बी.एन. राव। तो उन्होंने भारतीयों की क्या की थी, सहायता की थी कि किस तरीके से भारतीय संविधान को रूप दिया जाए। अगला हमारा क्या कहता है कि हमने देखा इसके बाद हमारा 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आती है, क्योंकि भारत के उस समय वायसरॉय के तौर पर किसे नियुक्त किया गया था, क्लीमेंट एटली के द्वारा माउंटबेटन को। और माउंटबेटन भारत में आते तो अपना प्लान रखते हैं, और इसी में क्या होता है, भारत और पाकिस्तान नामक 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की मांग को क्या कर दिया गया, स्वीकार कर दिया गया। और इसी के द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम क्या होता है, पारित हो जाता है, पास हो जाता है। ठीक है, ये पारित हो गया, और इसमें कहा गया भारत और पाकिस्तान 2 पृथक राष्ट्र होंगे। अगला क्या कहता है कि भारत के जो प्रांत हैं वो चाहें तो भारत में रहें, या तो पाकिस्तान में जाएं, या स्वतंत्र रहें। ठीक है, या तो क्या रहें, स्वतंत्र रहें। तो इसी का फायदा उठाकर क्या होता है, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर का जो क्षेत्र था, उन्होंने भारत में कह दिया कि हमें भारत में नहीं रहना है। जम्मू कश्मीर ने क्या कह दिया इसी के आधार पर कि हमें स्वतंत्र रहना है। जूनागढ़ ने भी यही कहा, और हैदराबाद क्या कहता है कि मुझे पाकिस्तान जाता है। ठीक है, तो ये तीनों ने क्या कर दिया था, भारत में सम्मिलित होने से इनकार कर दिया था। पूछा जाता है कि किन 3 प्रांतों ने या प्रोविंसेस ने भारत में शामिल होने से इनकार कर दिया, तो ये 3 थे। और इसी में कहा जाता है भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारण की जाएगी, और इसी के लिए रेडक्लिफ नाम के जो अधिकारी थे उन्हें नियुक्त किया गया। ठीक है, सर रेडक्लिफ, इनको नियुक्त किया गया। और इसी आधार पर बच्चों आप सुनते होंगे भारत और पाकिस्तान के बीच की जो बाउंड्री है ना, सीमा है, उस सीमा को क्या नाम दिया गया है, रेडक्लिफ। तो रेडक्लिफ किस लिए दिया गया था, क्योंकि उस सीमा का निर्धारण करने वाले व्यक्ति कौन थे, सर रेडक्लिफ थे। और उन्हें कब नियुक्त किया गया था, 1947 के अधिनियम के पश्चात उन्हें नियुक्त किया जाता है। कि कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान की जो पूर्वी पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान तत्कालीन बांग्लादेश हुआ करता था, फिर उसने मांग की कि मुझे पृथक रूप से रहना है। 1971 में ऑपरेशन विजय के तहत उसे पृथक किया जाता है। ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने क्या कहा कि सर रेडक्लिफ ने क्या किया था, भारत और पाकिस्तान को पृथक करने के लिए उनकी विभाजन रेखा का निर्धारण किया था कि कौन कौन सा पश्चिमी क्षेत्र उनको दिया जाएगा, कौन कौन सा पूर्वी क्षेत्र उन्हें दिया जाएगा। अगला हम बात करते हैं इसी क्रम में कि भारत में जब हमारा मंत्रिमंडल बन चुका है, हमारा मंत्रिमंडल भी बनाना पड़ेगा कि भारत के विकास के लिए कौन से मंत्री को कौन सा कार्यभार प्रदान किया जाए।
कौन सा क्षेत्र उन्हें प्रदान किया जाए। तो इसमें क्या होता है कि भारत में पहला मंत्रिमंडल निर्धारित किया जाता है कि किसी एक मंत्री को कौन सा कार्यभार प्रदान किया जाए। उसी क्रम में सर्वप्रथम बात की जाती है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, जिन्हें स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए बच्चों नियुक्त शब्द यूज कर रहा हूं, अपॉइंट किया गया। तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, प्रधानमंत्री को वर्तमान समय में नियुक्त करते हैं, उनके सलाह पर किया जाता है। ठीक है ना, तो जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो सांसद के तौर पर संसद में जाते हैं और उन्हें क्या किया जाता है, फिर एक उन्हीं के बहुमत दल में जो मेजॉरिटी पार्टी होती है उसी का एक जो नेता होता है, उस नेता को ही क्या किया जाता है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, महोदय के द्वारा। आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो फॉरेन जो हमारे मैटर्स थे उनको देखने के लिए भी किन्हें दिया गया था ये कार्यभार, पंडित जवाहरलाल नेहरू को। अगला, भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पहला मंत्रिमंडल बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है, दी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट होता है। कई बार एसएससी में पूछा गया है, उत्तराखंड के प्रश्नों में पूछा गया है प्रीवियस ईयर में। तो आजकल आपसे कुछ भी पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन किस क्षेत्र के ऊपर थे। और उप प्रधानमंत्री, ठीक है, और हमारे इंफॉर्मेशन एंड जो हमारे प्रसारण मंत्री होते हैं वो कौन थे, हमारे वल्लभ भाई पटेल। जो इंफॉर्मेशन जो मिनिस्टर होता है ना, जो कोई भी सरकारी कामकाज होता है या कोई भी विदेशी मामलों को प्रसारित करता है, तो वो हमारे मंत्री कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, स्वतंत्र भारत के जो हमारे पहले मंत्री थे, तो मंत्री में खाद्य मंत्री, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। कौन से, फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्टर। तो वो कौन थे हमारे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर जब संविधान लागू होता है 1950 में, तत्पश्चात उनको भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया, चुना जाता है। ठीक है ना, तो ये हमारे कौन थे, स्वतंत्र भारत के पश्चात खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर पूछा जाता है कि मौलाना अबुल कलाम आजाद को कौन सा कार्यभार दिया गया था, तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, एजुकेशन मिनिस्टर थे। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर थे। अगला हमारा जॉन मैथाई, ये पहले रेलवे मंत्री थे। ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहा हूं मैं। के षणमुखम शेट्टी, भारत के पहले वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या है, वित्त मंत्री, जैसे वर्तमान में कौन है, निर्मला सीतारमन। तो इसी तरीके से के षणमुखम शेट्टी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले कौन थे, वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो इन्हीं के द्वारा बजट पेश किया जाता है स्वतंत्र भारत का पहला। ठीक है, तो पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले जो हमारा बजट को है उसको किसने पेश किया था, तो हमारे के षणमुखम शेट्टी। अगला हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये क्या थे, विधि मंत्री, विधि मींस लॉ। तो पहले हमारे लॉ मिनिस्टर कौन थे, भीमराव अंबेडकर थे। अगला जगजीवन राम, इनको क्या बनाया गया था, श्रम मंत्री, श्रम मतलब लेबर, लेबर मिनिस्टर। ठीक है ना, तो लेबर जो मिनिस्टर थे वो कौन थे, हमारे जगजीवन राम। सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या दिया गया था, बलदेव सिंह, सॉरी, सरदार बलदेव सिंह को क्या दिया गया था, रक्षा, डिफेंस। ठीक है, फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि राजकुमारी अमृता कौर को, मैंने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले, जब संविधान सभा की मैं महिलाओं की बात कर रहा था, 15 महिला सदस्य थी, तो उन्हीं में एक जो हमारी राजकुमारी अमृता कौर है, तो उन्हें कैबिनेट में शामिल किया गया था, मंत्रिपरिषद में शामिल किया गया था। तो वो क्या बनाई गई थी, हेल्थ मिनिस्टर। क्या बनाया गया था, हेल्थ मिनिस्टर, स्वास्थ्य मंत्री उन्हें बनाया गया था। और C.H. भाभा, ठीक है ना, तो C.H. भाभा को क्या बनाया गया था, वाणिज्य मंत्री, इसी को क्या बोला जाता है, कॉमर्स मिनिस्टर। ठीक है, ये कौन थे, कॉमर्स मिनिस्टर। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन्हें क्या बनाया गया था, उद्योग मंत्री, मतलब इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, इंडस्ट्रियल मिनिस्टर। तो इंडस्ट्रियल मिनिस्टर कौन थे, हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री, राजकुमारी अमृता कौर। ये तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं इसके बाद कि जब हमारा मंत्रिमंडल बन चुका है, मंत्रिपरिषद बन चुका है, तो कुछ हमारे संविधान के निर्माण के समय कुछ समितियों की आवश्यकता बनी। समितियों का मतलब क्या है, परिषदें, वे जो हमारे संविधान को निर्माण में अपनी अहम भूमिका को निभा रहे थे। तो उनमें सर्वप्रथम आता है हमारा क्या, प्रारूप समिति, इसी को क्या बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमिटी। क्या बोला जाता है, ड्राफ्टिंग कमिटी। ठीक है, अब इसकी स्थापना कब होती है बच्चों, इसकी स्थापना होती है 29 अगस्त 1947। 1947। ठीक है, इसमें जो सदस्य संख्या है वो थी हमारी 7, और इसका जो अध्यक्ष है
वो किसे बनाया गया था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। तो अब देखिए इनके सदस्यों के बारे में हम देखें तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्या बनाया गया था? इसका अध्यक्ष बनाया गया था। क्या बनाया गया था? अध्यक्ष बनाया गया था। और यदि मैं 7 सदस्यों की बात करता हूं, या इसको 1+6 कह सकते हो, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है ना। तो एक अध्यक्ष हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एन गोपाल स्वामी अयंगर अगले मंत्री हो गए, एन माधवराव हमारे BL मित्र के स्थान पर। इनका स्वास्थ्य खराब हो गया था बच्चों, तो उनके स्थान पर दोबारा से BL मित्र को नियुक्त किया गया था। अगला मैं अगर बात करूं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये हमारे क्या थे? अगले मंत्री थे। और हमारे KM षणमुखम शेट्टी, ये कौन थे? कांग्रेस के एकमात्र मंत्री यहाँ पर। ठीक है ना, कांग्रेस के एकमात्र सदस्य। तो कांग्रेस के एकमात्र सदस्य जो हमारे प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी के अधीन नियुक्त किए गए थे, वो कौन थे? KM मुंशी, कन्हैया मानिक मुंशी इनका पूरा नाम है। सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, TT कृष्णमाचारी, DP खेतान की मृत्यु के पश्चात इन्हें इनके स्थान पर रखा गया। ठीक है। तत्पश्चात हमारी एक अंतिम रूप से जो कुछ समितियां थी, संघ शक्ति समिति, यूनियन पावर कमिटी, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, और संघीय संविधान समिति, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के भी अध्यक्ष कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रांतीय संविधान सभा, प्रांतों की जो संविधानिक सभा थी, उन्हें देखने का जो कार्यभार है वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। और मौलिक अधिकारों को देखने के लिए प्रांत में बिल्कुल बेस तक जाने के बाद लोगों को देखने के लिए उनके किस तरीके के कानून, किस तरीके की अधिकारिता होनी चाहिए, उस आधार पर मौलिक अधिकार, जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट एंड अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, तो उस कमेटी का अध्यक्ष भी किन्हें बनाया गया था? डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने क्या कर दिया? इन दोनों बड़ी बड़ी जो हमारी समितियां थी, इन समितियों को क्या कर दिया? उपखंड में तोड़ दिया, सब डिवीजन में, पार्ट में डिवाइड कर दिया। जैसे मौलिक अधिकारों के लिए एक हमारी अलग से मौलिक अधिकार उप समिति बना दी, जिसके अध्यक्ष कई बार पूछे जाते हैं, क्योंकि आप याद करते हैं किसके बारे में? हमारे जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये पूरा जो कंबाइंड नाम है उसके लिए आप याद करते हैं, पर पूछा कहां जाता है? इसकी उप समिति के बारे में। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाइए और आपको अवश्य तौर पर मिलेगा कि मौलिक अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन था। तो मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक समिति तो यहां होगी, पर उप समिति के अध्यक्ष JB कृपलानी। अगला इसी का जो हमारा अल्पसंख्यक उप समिति है, उसके अध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। तो इस तरीके से हमारे संविधान निर्माण की जो प्रगति है वो शुरू होती है। अब कल हम इसके कुछ मुख्य दिनांक देखेंगे और उसी के साथ में भारतीय जो संविधान की जो प्रस्तावना है, ठीक है, वो किस आधार पर आती है उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। और ये जो हमारा प्रस्तावना के बारे में आप बात करते हैं, प्रस्तावना का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारी तीसरी जो संविधान सभा की बैठक थी उसमें उसके बारे में उल्लेख किया जाता है। ठीक है, जिसके बारे में अभी हमने द्वितीय बैठक की तो बात की, पर इसी के साथ हमारी तीसरी बैठक भी बन जाती है। और वो तीसरी बैठक क्या करती है? वो आती है हमारी कब? 13 दिसंबर 1946 को। इसी में क्या होता है? उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है। ठीक है, इसी को बोला जाता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और जब ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन 22 जनवरी 1947 को पास हो जाता है और उसी के तहत भारतीय संविधान में प्रस्तावना को जोड़ने की बात कही जाती है, तभी हमारे संविधान में क्या आता है? प्रस्तावना का एक रूप आता है। तो बच्चों, आज हमने संविधान में क्या देखा कि किस तरीके से हमारे संविधान की बैठकें आयोजित की गई, किस तरीके से समितियां बनाई थी। तो इन्हीं कार्यक्रम को आगे को हम बढ़ाएंगे। हमारे साथ तब तक बने रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत बहुत धन्यवाद।